हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया लास्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं जीओसी का, जिसमें टोटोमेरिज्म आज हमें खत्म कर दी है। बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर ही चुके हैं, सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ भी देखो हमने नहीं छोड़ा है, चाहे जेई के लिहाज से हो चाहे नीट के लिहाज से हो, सारी चीजें जो है ना हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। और अगर आपके किसी भी टॉपिक में जीओसी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में, चाहे वो कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी हो चाहे कार्ब एनाइन स्टेबिलिटी हो, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कोई भी कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो आप जाओ, आप वो लेक्चर जाके देखो, और जो वो अपनी जितनी भी तुम्हारी समस्याएं है वो मैं बोल सकता हूँ आपको कि भाई आप देखोगे तो समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है। और एक चीज़ कि भाई कौन से लेक्चर में कौन सी चीज़ मिलेगी, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैंने किस लेक्चर में क्या टॉपिक कवर किया है ये मैंने लिख रखा है। ठीक है ना। तो हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक कवरेज है वो सारा लिखा हुआ है, तो आपको हर एक लेक्चर में चीज़ें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जाके जो डायरेक्टली वो टॉपिक वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है ना। अब देखो कि टोटोमेरिज्म हमने लास्ट क्लास में जो बहुत कुछ टोटोमेरिज्म के बारे में पढ़ा। टोटोमेरिज्म, ब्रिज हेड एटम कितने तरीके की होती है, सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। इसी में जो है वो कुछ एक हमारे पास पॉइंट और है, तो आज की क्लास हम यही से स्टार्ट करेंगे, है ना। और टॉपिक जो है ना वो अपने पास ऐसा है कि भाई कई बार जो है वो ऐसी कंडीशन आती है ना, कि यार टोटोमेरिज्म की जो अब तक हमने कंडीशन पढ़ी है, एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, जेड sp3 और जेड पर हाइड्रोजन, तो ये कंडीशन जो है वो बहुत सारे केस में फॉलो नहीं होगी, लेकिन फिर भी टोटोमेरिज्म होगी, है ना। और इसको हम बोलते हैं स्पेस टोटोमेरिज्म। स्पेस टोटोमेरिज्म। अब स्पेस टोटोमेरिज्म होती क्या है, तो भाई हमें जो है वो एक्चुअल में पता ही नहीं होता है यहां पर कि हाइड्रोजन कहां से निकलेगा। यानी कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, जेड पर हाइड्रोजन है वो रिलीज हो जाए, ऐसी कोई कंडीशन स्पेस टोटोमेरिज्म में नहीं आएगी, लेकिन टोटोमेरिज्म जरूर होगी। अब ये कैसे होगा, कब होगा, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि सबसे कॉमन जो है वो अपने पास है कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। तो हम इसमें जितने भी एग्जांपल लेंगे ना वो सारे कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म के ही लेंगे, हमें कीटो इनॉल को ही डिटेल पढ़ना है। ठीक है ना। तो देखो जरा कि मैं यहां पर यूं बोलूंगा कि इफ कार्बोनिल ग्रुप CO is attached to a conjugated system and next atom attached to conjugated system is sp3 hybridize ठीक है। देन हाइड्रोजन present on this sp3 hybrid atom can participate in टोटोमेरिज्म। देखो जी बात ऐसी है कि यार हमारे पास जो है ना क्या होगा, यहां पर एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड 1,3 ट्रायड सिस्टम की कोई कंडीशन नहीं होगी। एक एग्जांपल समझते हैं इसको, कि जैसे यार ये कंपाउंड है, ठीक है। अब ये वाला कंपाउंड है, अब चेक करो जरा इसमें कि एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, जेड पर हाइड्रोजन की कोई कंडीशन है क्या। यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इसको आप मान लो एक्स, ये वाई सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जेड, और यहां पर जो हाइड्रोजन ये तो कैसा है, ये तो sp2 है, sp3 होना चाहिए था। तो यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन इसमें टोटोमेरिज्म हो सकती है। देखना इसमें टोटोमेरिज्म कैसे होगी। इसमें टोटोमेरिज्म ऐसे होगी कि ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ना, ये हाइड्रोजन ये एसिडिक नेचर का होगा। अब ये हाइड्रोजन एसिडिक है कि भाई पूरा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और सिंगल, तो पूरा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के आगे वाला जो एटम है ना वो कैसा है, वो अपने पास sp3 है, ये वाला जो है वो sp3 है, और ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। अब यार ये एसिडिक क्यों है, ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि अगर ये H+ के फॉर्म में यहां से रिलीज होता है, तो जैसे ही ये रिलीज होगा ना तो जो इसका कॉन्जुगेटेड बनेगा, ध्यान दो जरा, ये कॉन्जुगेटेड जो है वो रेजोनेंस से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज्ड हो रहा है।
और ये अगर रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड हो रहा है तो इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहां पर इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। और इनोलेट आयन का फॉर्मेशन जैसे ही होगा, देखो ये वाला बॉन्ड यहां आया तो ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पर आएगा, तो इसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो कुछ यूं बनेगी, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये कंडीशन आएगी O और ये H, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला इस कार्बन पर आएगा, तो अगली इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड O और ये H, फिर ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ, तो अगली इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ऐसी बनेगी। तो ध्यान से देखो जरा कि इनोलेट आयन का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो रहा है, यही तो इनोलेट आयन है, दिस इज इनोलेट आयन, ठीक है। तो यही इनोलेट आयन है और इनोलेट आयन है, तो अब आगे इसका क्या हो जाएगा, वाटर से ये क्या कर लेगा, H प्लस प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेगा और वाटर से जो है इसने प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया, तो ये देखो जरा ये इसका इनोल बनेगा OH और ये H, यही तो इनोल है। तो देखो इस तरीके की कंपाउंड में जो है वो हम बोल सकते हैं कि टॉटोमेरिज्म क्या हो सकती है, शो हो सकती है कि भाई अगर कार्बोनिल ग्रुप पूरे एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा है, और जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ना, ये पूरा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच एटम sp3 होना चाहिए, और ये डायरेक्टली अटैच एटम sp3 है, और यहां पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव, या sp3 पर जो हाइड्रोजन है वो जो है वो टॉटोमेराइज हो सकता है, वो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे यूं समझो कि एक कंपाउंड है, मान लो ये वाला कंपाउंड है अपने पास, है ना, जैसे ये कंपाउंड बोला इस बार, मुझे बताओ क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगी क्या? तो देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, लेकिन इस बार कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन जो है ना एटम, वो sp2 है, इसमें भैया कोई टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, यहां टॉटोमेरिज्म नहीं होगी, ये कंपाउंड जो वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली अटैच कार्बन पर क्या होना चाहिए, हम बोलेंगे डायरेक्टली अटैच कार्बन पर sp3 एटम जुड़ा होना चाहिए, है ना, या फिर डायरेक्टली अटैच एटम sp3 हो और उस पर जो है वो क्या हो, हम बोले कि भाई हाइड्रोजन हो, तो टॉटोमेरिज्म हो सकती है। तो ये है स्पेस टॉटोमेरिज्म, यानी कि हमें एक्चुअल में यहां पर पता नहीं होता है कि कहां से हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना वो हट सकता है। और एसिडिक हाइड्रोजन कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन एसिडिक है, तो अगर उसका कॉन्जुगेटेड स्टेबल बन रहा है, क्या आपने H प्लस हटाया और जो कॉन्जुगेटेड है वो ज्यादा स्टेबल है, तो हाइड्रोजन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसी में जो स्पेस टॉटोमेरिज्म है, इसी में एक दो एग्जांपल और है जो पैरा टॉटोमेरिज्म जिनको हम बोलते हैं। देखना जरा कि ये पैरा टॉटोमेरिज्म क्या होती है, इसको भी हम समझ लेते हैं। हमारे पास ये एक कंपाउंड है जी, ठीक है, जैसे ये कंपाउंड हो गया, ठीक है, एक हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड ये है, ठीक है, ये एक्चुअल में सारे के सारे स्पेस टॉटोमेरिज्म के एग्जांपल है, और वास्तव में जो स्पेस टॉटोमेरिज्म में भी पैरा टॉटोमेरिज्म के एग्जांपल है। देखना क्या होगा कि यार यहां आपको जो है वो हाइड्रोजन दिख रहा होगा ना, कि डबल सिंगल, और ये हाइड्रोजन तो यहां पर भी है, लेकिन ये sp2 है और ये भी कैसा है, sp2 है। हमें पता है कि टॉटोमेरिज्म में sp2 हाइब्रिड कार्बन का जो हाइड्रोजन है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पार्टिसिपेशन तो sp3 वाले का ही होगा। तो यहां कंडीशन ऐसी है कि ये वाला जो है वो sp3 है, और ये स्पेस टॉटोमेरिज्म जैसी ही कंडीशन आ रही है, ये sp3 हो गया, देखो डबल सिंगल, और ये क्या है, यहां पर sp3 हाइब्रिड कार्बन है और इस पर हाइड्रोजन भी है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे, और इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हमारे पास ये यहां नेगेटिव आएगा और ये डबल बॉन्ड O। अब इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस कैसे होगा, तो नेगेटिव सिंगल डबल, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ, तो ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। तो हमने इसमें रेजोनेंस चलाया, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, मैंने कुछ स्टेप बीच में कम कर दिए हैं, ये बना इनोलेट आयन, और इनोलेट आयन जो है वो आगे इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनाइजेशन हो जाएगा। तो ये जैसे ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये इसका बनेगा क्या, इनोल फॉर्म। तो इसमें टॉटोमेरिज्म हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें टॉटोमेरिज्म होगी। क्लियर है बात? ऐसे यहां चेक करते हैं, सेम टू सेम ऐसी कंडीशन है, डबल सिंगल, और ये sp3 आ गया, तो यहां का हाइड्रोजन जो है ना वो टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा।
कैसे करेगा कि भैया यहाँ तो नेगेटिव चार्ज H+ को तो हटाया, यहाँ चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज आगे रेजोनेंस में जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर, तो इसका जो इनॉल फॉर्म बनेगा ना, इसका इनॉल मैं ऐसा बनाऊंगा। तो ये तो हमारे पास 2 मिथाइल है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, ये क्या है इसका इनॉल फॉर्म है। क्लियर है। फिर यहाँ पर देखो जरा कि सेम टू सेम डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और ये sp3 ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ, देखो जरा, है ना। तो इसमें जब इनॉल बनेगा तो हम बोलेंगे देखो ऑक्सीजन पर तो क्या आ जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ सिंगल बॉन्ड आया, और इसको देखो ध्यान से, ये वाला डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये इसका क्या है इनॉल फॉर्म है। तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म होगी और इसमें भी टॉटोमेरिज्म होगी, और ये सारे के सारे ये तीनों एग्जांपल जो है ना, ये पैरा टॉटोमेरिज्म के एग्जांपल है। दिस इज पैरा टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म पैरा, इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पोजीशन जो आप देख रहे हो ये बेंजीन की पैरा पोजीशन के सिमिलर है, ठीक है। फिर देखो जरा कि एक हमारे पास कंपाउंड है पैरा बेंजोक्विनोन, ठीक है। आपको पता करना है, देखना है कि यार क्या इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगी क्या। तो देखो जरा कि भाई डबल सिंगल और ये डबल, वापस से जो है इसमें कोई sp3 एटम ही नहीं है जहां से हाइड्रोजन निकल सके। हमें पता है कि टॉटोमेरिज्म में sp2 से हाइड्रोजन कभी हटेगा नहीं, तो इसमें जो है कोई कंडीशन है ही नहीं जिसमें जो टॉटोमेरिज्म शो हो सके, तो इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म नहीं होगी। क्लियर है। तो ये हमारे पास है भैया कुछ एक पॉइंट कि किस तरह के कंपाउंड में कब टॉटोमेरिज्म होती है, कब टॉटोमेरिज्म नहीं होती है। हम ज्यादातर एग्जांपल जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म के ही देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। आजकल जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है वो ये पैरा टॉटोमेरिज्म से भी आते हैं, है ना, पैरा या स्पेस टॉटोमेरिज्म से। अब चलो थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़े तो भाई देखो कि हमारे पास कुछ एक कंपाउंड और है, ठीक है, और आपको जो है वो यहां पर ये पता लगाना है कि इनॉल क्या बनेगा, है ना। चलो इसी में जो है वो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक एग्जांपल है CH3 CO CH2 CO और ये CH3, इस कंपाउंड का नाम है एसिटिल एसीटोन, ठीक है। दिस इज नोन एज एसिटिल एसीटोन, ठीक है। ध्यान दो जरा, ये वाला जो क्या है अपने पास अल्फा है, अल्फा तो ये भी है और अल्फा तो ये भी है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड है ना, या इसको जो है आप क्या बोल सकते हो, इसको बीटा डाई कीटोन भी बोल सकते हो ना, कि ये अल्फा हो गया, ये बीटा, बीटा पर कीटोन है, एक यहां पर कीटोन, तो बीटा डाई कीटोन भी इसको आप बोल सकते हो कंपाउंड को। तो इस कंपाउंड में यार इसका जो इनॉल है वो हम कैसे बनाएं, तो एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और वो पॉइंट ये है कि अगर मान लो कहीं पर किसी कंपाउंड के लिए एक से ज्यादा इनॉल बनने की पॉसिबिलिटी हो, कि कोई कंपाउंड है एक से ज्यादा इनॉल बन रहे हैं, तो उस केस में आपको उसका मैक्सिमम स्टेबल इनॉल ही बनाना है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल इनॉल बनेगा आपको वो ही फॉर्म करना है। जैसे इसको मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं कि इफ देयर इज ए possibility to form more than one type of enol, then we always form more stable enol, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या करना है, ज्यादा स्टेबल इनॉल ही बनाना है। अब यार ये इनॉल की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करें, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इनॉल ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है। तो मैं बता देता हूं कि इनॉल की स्टेबिलिटी वही सारी चीजें कि अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करती है, इनॉल की स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है रेजोनेंस पर डिपेंड करती है, इनॉल की स्टेबिलिटी जो है वो किलेशन एक होता है अभी हम देखेंगे उस पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगी। इसके अलावा जो अल्फा हाइड्रोजन हम ले रहे हैं उसकी एसिडिक नेचर पर भी डिपेंड करेगी। क्या जो टॉटोमेरिज्म होती है वो अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर के कारण ही होती है, तो इनॉल की स्टेबिलिटी इन सब पॉइंट्स पर जो है वो डिपेंड करती है। तो आप समझो जरा कि मैं ये लिख देता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल डिपेंड्स ऑन, ठीक है। अब किस किस पर डिपेंड करेगी, तो पहला है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर जो है वो आपको ये ध्यान में रखना है रेजोनेंस पर भी डिपेंड करेगी,
ठीक है। फिर आपको ये ध्यान में रखना है रेजोनेंस के अलावा इसमें जो वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के यार इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या, अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा हम बोलेंगे कि वहां स्टेबिलिटी इनॉल की उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर इसके बाद में देखो जरा कि इनॉल की स्टेबिलिटी इसके अलावा डिपेंड करती है किलेशन पर। किलेशन कि अगर कहीं पर किलेशन का मतलब है रिंग फॉर्मेशन, कहीं पर अगर किलेशन हो रहा है तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर एक जो है वो एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इन सब पर जो है वो डिपेंड करेगी। इन सब से ही हम इनॉल की स्टेबिलिटी क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसी कंसेप्ट को हम अभी आगे जब परसेंटेज इनॉल कंटेंट पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हम ये टॉपिक, ये चीजें जो है सारे पॉइंट चेक करेंगे। अब देखो इधर कि जैसे यार यहां दो तरीके की इनॉल बन सकते हैं। दो तरीके की इनॉल कैसे कि एक तो अंदर वाले अल्फा से, एक बाहर वाले अल्फा से। अगर मैं आपको पूछूं यार इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो ये चीज मैं जीओसी में आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि यहां पर जैसे ही इसका कॉन्जुगेटेड बनाओगे तो उस पर दो दो तरफ से -m लगेगा, जो कि इसको क्या करेंगे, ज्यादा स्टेबल करेंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, हम दो इनॉल इसके बना सकते हैं, या तो बाहर वाले कार्बन से या अंदर वाले कार्बन से। दोनों बना के देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले मैं अंदर वाले कार्बन से इसका इनॉल बनाता हूं, तो CH3, यहां आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां आ जाएगा CH, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा O और ये H, है ना। कि भाई इस अल्फा हाइड्रोजन को इधर भेज दिया और डबल बॉन्ड को इधर भेज दिया, और ये जो है वो CH3 हमारे पास एज इट इज होगा। ठीक है, ये इसका इनॉल है। अब ध्यान से देखना जरा, इस इनॉल में होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, यहां हो गई जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रिंग भी देखो जरा कि ठीक ठाक 6 मेंबर की रिंग बन रही है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इंट्रामोलिकुलर, तो इसी को हम किलेशन भी बोलते हैं। देखो रिंग बन रही है ना, तो दिस इज नॉन एज किलेशन, तो इसमें किलेशन भी है। फिर अगर मान लो आप बाहर वाले से जो है वो इसका इनॉल बनाओ, इससे यहां से इसका इनॉल बनाओ, तो यहां से इसका इनॉल बनाऊंगा तो भी हमारे पास कंडीशन तो कुछ ऐसी सी की आएगी, ये कार्बन यहां आ जाएगा O और ये H, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा इस बार, और यहां क्या आ जाएगा CH2। मेरे भाई किलेशन तो यहां पर भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां भी हो सकती है। अब कौन सा वाला इनॉल हमें बनाना है, मान लो कौन सा वाला, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा जैसे 4 कंपाउंड दे दिए और पूछ लिया कि इनमें से किसका इनॉल मैक्सिमम स्टेबल है। अब यार ये वाला कंपाउंड जो है ना, इसके तो 2 इनॉल बन रहे हैं, तो हम स्टेबिलिटी कौन से इनॉल की कंपेयर करेंगे, ऊपर वाले की स्टेबिलिटी कंपेयर करें या नीचे वाले की स्टेबिलिटी कंपेयर करें, कौन से वाले इनॉल की। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल इनॉल है ना, उसको आप बनाओगे और उसी के साथ कंपैरिजन होगा। तो अब यार यहां स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करें, तो मैंने कहा देखो अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी, है ना, फिर रेजोनेंस पर डिपेंड करती है। मैं एक चीज बता देता हूं कि भाई इस रिंग में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, किलेशन जितना ज्यादा है ना, किलेशन ये किलेट रिंग जो है ना, इसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा वहां पर जो स्टेबिलिटी इसकी उतनी ही ज्यादा होगी। या यूं कहो कि जो डबल बॉन्ड बना है, जो नया डबल बॉन्ड बना ना कार्बन कार्बन के बीच में, उस कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड में जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा ना, वहां पर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो पहले तो रेजोनेंस चेक करते हैं, देखना जरा, डबल सिंगल डबल, यहां पर रेजोनेंस है, ये नया बॉन्ड बना है ना, नया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो यहां रेजोनेंस है। इसमें देखो इस डबल बॉन्ड में रेजोनेंस नहीं है, पहली बात तो ऐसे चेक कर दिया, तो यहीं से पता चल गया ये वाला क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, दूसरी कंडीशन ऐसी कि यहां पर आपने क्या किया भैया, ये हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड है, चेक करो ये वाला अल्फा हो गया, और अल्फा हाइड्रोजन इसके पास कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है कितने, 3। यहां पर चेक करो भैया, यहां अल्फा हाइड्रोजन जो है वो अपने पास कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है केवल 2। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, ये ही ज्यादा स्टेबल है, और क्योंकि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये इनॉल हम कभी इसका नहीं बनाएंगे। आपको वही इनॉल बनाना है जो कि क्या हो, ज्यादा स्टेबल हो, हमेशा ज्यादा स्टेबल इनॉल ही हम बनाएंगे। एक और एग्जांपल इसका हम लेते हैं, देखना जरा कि जैसे यार ये कोई एग्जांपल है, मान लो एक तरफ जो है फिनाइल जुड़ा है CO, और ये CH2, और ये CO, और ये है CH3, है ना। अब यहां पर जो है वो हम इसका इनॉल बनाते हैं, ध्यान दो जरा, 3 इनॉल इसके बन सकते हैं। 3 कौन कौन से बन सकते हैं, देखो आपको होगी सर अल्फा तो 2 ही तरीके के हैं, 3 ऐसे बनेंगे। पहले ये अल्फा हाइड्रोजन और ये CO ग्रुप, यहां से एक इनॉल बनेगा, फिर ये अल्फा हाइड्रोजन ये CO ग्रुप, यहां से एक इनॉल बनेगा, फिर ये अल्फा हाइड्रोजन ये CO ग्रुप, तो यहां से एक, तो बाहर वाला इनॉल तो जो है वो कम स्टेबल होगा, ये बाहर वाला इनॉल तो था,
ये तो कम स्टेबल होगा, क्यों ना, तो रेजोनेंस है, अल्फा हाइड्रोजन भी कम है, तो हम ये बाहर वाला इनॉल नहीं बनाएंगे। हम तो यहां पर जो दो इनॉल पॉसिबल है ना, कि यार ये CO ग्रुप पर ये अल्फा हाइड्रोजन और फिर ये CO ग्रुप पर ये अल्फा हाइड्रोजन, इसके मैं दोनों इनॉल बना रहा हूं, चेक करेंगे दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। इन्हीं पॉइंट से चेक करना है, ठीक ऐसे ही चेक करना है। देखो कि भैया इसका इनॉल हमने पहला इनॉल ये बनाया, मान लो ये बेंजीन रिंग, ठीक है, और ये हमारे पास यहां पर आ जाएगा OH, यहां डबल बॉन्ड, और ये क्या आया CH, और ये हमारे पास है CO, और ये है CH3। भैया जी यहां पर तो हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग किलेशन, 6 मेंबर की रिंग है। चलो ठीक है, फिर दूसरी तरफ आप देखना जरा कि यहां जो है वो अल्फा हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड, यहां पर जो है वो हम इनॉल बनाते हैं इसका, तो ये तो है हमारे पास बेंजीन रिंग एज इट इज, ठीक है, और ये CO ग्रुप ये भी एज इट इज है, और यहां पर CH ये डबल बॉन्ड आएगा, ये O, और ये क्या आया H, और ये आया CH3, और यहां पर हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यार हाइड्रोजन बॉन्डिंग किलेशन दोनों में सेम है, चेक करते हैं रेजोनेंस किसमें ज्यादा है। तो रेजोनेंस के लिए देखो जरा, अच्छा आप देखो अल्फा हाइड्रोजन चेक करो कि अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां ज्यादा दिख रहे होंगे, है ना, लेकिन पहले आपको प्रेफरेंस देनी है किसको, रेजोनेंस को। और मैंने ये कहा है कि जो नया डबल बॉन्ड आया है, जो नया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना है, उस डबल बॉन्ड में जितना ज्यादा रेजोनेंस, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, वहां पर स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां देखना जरा कि ये डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, इसमें कॉन्जुगेशन है। ये वाला डबल बॉन्ड इधर बेंजीन के साथ भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ भी कॉन्जुगेशन कर रहा है, डबल सिंगल डबल। तो इस डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन क्या है, कम है। कि यार इसने CO को कहा कि चल भाई रेजोनेंस करते हैं, CO ने कहा कि मैं तो ऑलरेडी बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा हूं, तो मैं तेरे साथ उतना रेजोनेंस नहीं कर पाऊंगा, मैं फ्री नहीं हूं। दूसरी तरफ इधर देखो कि डबल सिंगल डबल, है ना, तो ये CO जो है वो केवल इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है। इवन यही नहीं, ये डबल बॉन्ड आगे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल इस पूरी रिंग में भी कॉन्जुगेशन कर रहा है। तो ओवरऑल देखो यहां से लेके इस पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन है। जो नया डबल बॉन्ड बना है इसमें क्योंकि कॉन्जुगेशन ओवरऑल ज्यादा है, तो दिस इज मोर स्टेबल इनॉल, है ना, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। और मोर स्टेबल है, ये वाला लेस स्टेबल है, ये हमें बनाना नहीं है। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपको ऐसे देगा जैसे ये 2 कंपाउंड दे दिए या 2 और टोटल 4 कंपाउंड दे दिए, पूछ लिया कि किसका इनॉल मैक्सिमम स्टेबल है। अब यार कौन सा इनॉल कंपेयर करें, तो पहले तो उसका मैक्सिमम स्टेबल इनॉल बनाओ। जैसे इसका मैक्सिमम स्टेबल इनॉल ये है, इसका मैक्सिमम स्टेबल इनॉल ये है। अब इन दोनों को चेक करो कि यार इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। मुझे बताओ पहला वाला ज्यादा स्टेबल है कि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है। साफ दिख रहा है सेकंड ज्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेशन है ना, तो ज्यादा स्टेबल है। जिसका इनॉल जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, उसमें इनॉल कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर परसेंटेज इनॉल कंटेंट भी आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। परसेंटेज इनॉल कंटेंट यहां ज्यादा है ना, कि एक कंटेनर है और उसमें आपने कीटो फॉर्म भर रखा है, और हमें पता है कि कीटो फॉर्म लगातार इनॉल के साथ क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अब आपको पूछेगा कितना % इनॉल कंटेंट है, तो देखो परसेंटेज कैसे निकालते हैं ये तो जो वो हमें नहीं देखना है, लेकिन कहां पर इनॉल, जैसे 2 कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर में ये ले लिया, एक कंटेनर में ये ले लिया, आपको पूछ लिया कि किसमें, किसके कंटेनर में इनॉल परसेंटेज ज्यादा है, तो भाई जिसका इनॉल जितना ज्यादा स्टेबल होगा वहां पर परसेंटेज इनॉल कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी आपके, है ना। तो चलो ठीक है, ये आ गई भैया अपने पास इनॉल की स्टेबिलिटी। अब जो अपना अगला पॉइंट है ना वो यही है, परसेंटेज इनॉल कंटेंट, ठीक है। देखो जी बहुत बार कंडीशन हमारे पास ऐसी आती है कि हमारा इनॉल जो है ना वो इन सब पॉइंट्स की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और इनॉल हमारा जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम बोलेंगे कि वहां पर परसेंटेज इनॉल कंटेंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो जी हाँ जी, देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अपना यही है आज कि परसेंटेज इनॉल कंटेंट। ठीक है, देखो कि कितना % इनॉल होगा, कितना % कीटो होगा। तो भाई परसेंटेज कितना है ये चीज तो एक्सपेरिमेंटल है, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। हालांकि मैं याद रखने के लिए भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि याद ही रखो,
कि 7% इनॉल है, कि 99.9% इनॉल है, 76% इनॉल है, ऐसा तो जो है वो आपको याद कितने रखेंगे। लेकिन ये जरूर है कि स्टेबिलिटी चेक करनी जरूर आनी चाहिए कि किसका इनॉल कितना ज्यादा स्टेबल है। जिसका इनॉल जितना ज्यादा स्टेबल होगा हम बोलेंगे कि वहां पर परसेंटेज इनॉल कंटेंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इनॉल अगर ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा, तो इनॉल कंटेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो समझो जरा कि पहले तो इसमें एक पॉइंट ये है कि भाई अगर आपको कभी भी कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म में कंपैरिजन करना हो कि यार कीटो और इनॉल में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म जनरली। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे भी है जिनमें इनॉल ज्यादा स्टेबल हो सकता है। मैं ये पॉइंट लिख देता हूं, है ना, कि जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल बिकॉज भैया बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो कि कीटो फॉर्म में जो कौन सा बॉन्ड होगा अपने पास, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड होगा कीटो फॉर्म में। और इनॉल फॉर्म में जो है वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये बॉन्ड होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन कार्बन से ज्यादा होती है, इस वाले बॉन्ड से ज्यादा होती है, ठीक है। तो कीटो में ये होता है, तो जनरली जो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। तो आप ज्यादातर कंपाउंड में देखोगे कि कीटो कंपाउंड का जो है ना, जो कीटो फॉर्म होगा उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, इनॉल का परसेंटेज कम होगा, है ना। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनमें इनॉल ज्यादा स्टेबल हो सकता है ना। बट स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल will be increase in case of aromaticity, ठीक है। वही रेजोनेंस, है ना, ड्यू टू रेजोनेंस, किलेशन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इन सब की वजह से जो है इनॉल की स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है ना। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, है ना, कि हमारे पास जो है वो ये है CH3 CO और ये CH3, ठीक है। ये कोई एग्जांपल है। अब एसीटोन है, दिस इज एसीटोन, ठीक है। अब इसका अगर हम इनॉल बनाएं तो इसका इनॉल बनेगा CH3 और ये यहां पर OH और ये डबल बॉन्ड CH2, ठीक। अब यार इसका इनॉल, अब अगर इन दोनों में से देखें ज्यादा स्टेबल कौन है, तो एसीटोन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहां पर तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहां पर जो है अपने पास कौन सा डबल बॉन्ड है, अपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये बहुत ही कम स्टेबल है। और इतना कम स्टेबल होता है ये कंपाउंड कि अगर आपके पास एक कंटेनर में, एक फ्लास्क में जो वो एसीटोन आपने भर रखा है, उसमें जो वो अगर टोटोमेरिज्म हो रही है, अगर जो कीटो और इनॉल के बीच में जो इक्विलिब्रियम है वो एस्टैब्लिश्ड है, तो यहां पर इनॉल का परसेंटेज बहुत ही कम होता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ टू 10⁻³ इतना कम इनॉल होता है। ये इतना कम स्टेबल, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टेबल चीज होती है वो उतनी ज्यादा बनती है, और जितनी कम स्टेबल चीज होती है वो उतनी क्या बनती है, कम बनती है। तो एसीटोन का इनॉल परसेंटेज बहुत कम है। इनॉल बनता तो है लेकिन बहुत कम बनता है। उस कंटेनर में, उस फ्लास्क में, उस बीकर में ज्यादातर अमाउंट किसका रहेगा, एसीटोन का ही रहेगा। ये इनॉल परसेंटेज का बहुत ही कम है, परसेंटेज याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें दो कंपाउंड के बीच में कंपैरिजन करना आना चाहिए। जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास, ये वाला कंपाउंड है, ठीक है। इसको मैं ऐसा कर देता हूं, जैसे ये कंपाउंड है एक, या इसकी जगह आप ये भी ले सकते हो, दोनों का इनॉल सेम ही बनेगा। आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो, इसका इनॉल बना के बताओ क्या बनेगा। देखो जरा, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये sp3 है, हाइड्रोजन हटा के कहां भेज दो, ऑक्सीजन पर, और ये वाला यहां पर भेज दो, ठीक है। या इसमें हाइड्रोजन स्पेस टोटामेरिज्म, पैरा टोटामेरिज्म अभी बताया था। यहां पर जो है वो क्या है, हाइड्रोजन हटाओगे, और हाइड्रोजन हटाओगे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये यहां, तो ये यहां, इन दोनों का इनॉल सेम बनेगा, और इनका जो इनॉल बनेगा वो ये वाला होगा, ठीक है, ये OH फिनॉल, ठीक है। और ये ध्यान दो जरा, ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक इनॉल है,
और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक इनॉल, एरोमेटिक कंपाउंड पता है हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये दोनों कम स्टेबल। अब ये कीटो फॉर्म है, मैंने कहा जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। अब ये कीटो फॉर्म होते हुए भी इनकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है इनॉल, क्योंकि इनॉल एरोमेटिक बन गया है। तो यहां इनॉल की स्टेबिलिटी क्योंकि बहुत ज्यादा है, तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां इनॉल ऑलमोस्ट 99.9% इनॉल होता है। ठीक है, देख लो जरा कि अगर आपने कंटेनर में ये वाला कंपाउंड भर रखा है या ये कंपाउंड भर रखा है, फ्लास्क में हमने तो ये वाला लिया था, और जैसे ही टोटोमेरेस होगा, ये जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, तो इक्विलिब्रियम के बाद में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा, तो आप देखोगे ये अपने आप कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो चुका है। 99.9% इनॉल बहुत ज्यादा है। तो वही बात है कि इनॉल जनरली जो है कम स्टेबल होता है, कीटो जनरली ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इनॉल की स्टेबिलिटी इन सबके केस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अभी हमने बात करी थी ना एसिटिल एसीटोन की, जैसे ये कंपाउंड है CH2 और ये CO और ये CH3। अब इसके दो इनॉल बनेंगे, लेकिन कंपैरिजन कौन सा किसके साथ करेंगे, जो ज्यादा स्टेबल होगा। कंपैरिजन हमें उसी के साथ करना है, और ज्यादा स्टेबल जो अंदर वाले से जो इनॉल बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका इनॉल अगर मैं बनाऊं, ये डबल बॉन्ड O, ये CH, ये यहां पर आएगा O और ये H, और ये क्या आया CH3, है ना। ये यहां पर क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, अब देखो जरा कि ये वाला जो इनॉल है ना, हाँ देखो जरा कि अब ये यहाँ से कट नहीं रहा होगा, थोड़ा सा जो अभी कटिंग हो रही थी इस पे। तो देखो जरा कि ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो इनॉल है ना, ये क्या है, स्टेबल अक्यूलेशन है इसमें एक तो, है ना। और दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस भी हो रहा है ना। लेकिन भैया ये देखो इसके इनॉल में ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहां भी नहीं है, लेकिन ये एरोमेटिक है। हमें पता है एरोमेटिसिटी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाती है। यहां पर जो है वो ये देखा जाता है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि यहां स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, इससे ज्यादा स्टेबल है, तो यहां इनॉल कंटेंट ये देखा जाता है। वैसे जनरली मैंने कहा कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किलेशन हो गया, यहां पर इसके इनॉल में कॉन्जुगेशन हो गया, यहां कॉन्जुगेशन जैसी कोई चीज नहीं है। इन सब की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कीटो से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ये देखा जाता है। यहां इनॉल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 76% इनॉल होता है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, ये लिक्विड स्टेट में है, ये एक्वस स्टेट में नहीं है। इसमें पानी मिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, पानी मिलाते ही ये इनॉल जो है बहुत कम स्टेबल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका किलेशन खत्म हो जाता है, और किलेशन खत्म होकर ये वाला वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा, ये भी वाटर के साथ, किलेशन खत्म हो गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये पानी में नहीं है, ये गैसियस स्टेट में लागू हो सकता है या लिक्विड स्टेट में लागू हो सकता है। क्लियर है, एक्वस में लागू नहीं होगा। चलो ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना इनॉल, जैसे हम एक और बात करते हैं, एक और कंपाउंड लेते हैं कि जैसे ये वाला कंपाउंड है अपने पास, जो अभी हमने देखा था, इसको तो मैं मिटा रहा हूं, इधर देख लेते हैं। हाँ जी, कि भैया ऐसा है कि जैसे ये कंपाउंड है अपने पास, ठीक है, इसका इनॉल हम बनाते हैं। पहले 3 इनॉल बनने की पॉसिबिलिटी है, ये अल्फा एक, तो इन दोनों से एक, इन दोनों से एक, इन दोनों से, है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इनॉल ही बनाते हैं। अभी हमने इसका इनॉल बनाया था, तो इसका जो इनॉल मैक्सिमम स्टेबल होगा वो हमारे पास ये वाला होगा, कि ये तो है बेंजीन रिंग, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आएगा भैया, ये है डबल बॉन्ड, ये O और ये H, ये है CH और यहाँ है C डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड है और ये CH3 है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ये मैक्सिमम स्टेबल इनॉल है, ठीक है। इसके 3 इलोन बनते, 3 इलोन क्या होता है, वो तो इलोन मस्क होता है, इनॉल, हाँ। तो 3 इनॉल इसके बनते हैं, तीनों में से मैक्सिमम स्टेबल ये वाला है, ठीक है। और ये मैक्सिमम स्टेबल है, तो अब इसको और इसको कंपेयर करते हैं। मुझे बताओ ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला ज्यादा, क्योंकि रेजोनेंस बढ़ गया, कॉन्जुगेशन बढ़ गया, कि जो डबल बॉन्ड बना ना, इस डबल बॉन्ड में रेजोनेंस बढ़ गया, तो हम बोलेंगे कि यार और ज्यादा जो स्टेबिलिटी यहाँ पर आ जाएगी, स्टेबिलिटी और ज्यादा आ जाएगी, यहाँ और ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो ये देखा जाता है यहाँ इनॉल जो है ना वो 90 to 97% या 90 to 98% के आसपास जो वो इनॉल कंटेंट होता है, ठीक है। अब यार ये परसेंटेज में कैसे लिख रहा हूँ, तो आपको तो केवल स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है कि कहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कहाँ स्टेबिलिटी कम है, ठीक है।
तो परसेंटेज जो है ना ये पूरा एक्सपेरिमेंटल है, बाकी हमें क्या पता कितना परसेंट इनोल होगा कितना नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये कंडीशन है। अब यार ये थोड़ा सा जो है ना यहाँ गड़बड़ करता है। ठीक है, जैसे ये कोई है कंपाउंड, अब इसमें देखना ज़रा क्या होगा। इनॉल इसका हम बनाते हैं, तो इसका इनॉल जो हम बना रहे हैं वो ये वाला बनेगा CH3 और ये O और यहाँ आया O और ये H, ये डबल बॉन्ड आएगा CH, ये CO, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी और ये CH3। अब देखो ज़रा ध्यान से कि यहाँ पर जो है ना इनॉल कंटेंट जो है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास OCH3 की वजह से। ठीक है, ये OCH3 क्या करता है ना कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो है वो यहाँ पर क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, किलेशन को खत्म कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर भी हो सकती है एक तो, है ना। तो ये किलेशन में जो है वो एक तरीके से क्या करता है, व्यवधान उत्पन्न करता है, या यूँ कहो कि किलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए जो है यहाँ पर इनॉल की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर 7-8% 10% के आसपास जो इनॉल यहाँ पर बनता है, अप्रोक्सीमेटली यही है। हो सकता है कि आप कहीं पर देखो डेटा जो है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस मिले, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, फिर देखो कि एक हमारे पास कंपाउंड है, एग्जांपल के लिए ये कंपाउंड। अब पूछा कि यार इसमें टोटोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, तो इसमें टोटोमेरिज्म करवाते हैं। ये sp3 है, अल्फा है, यहाँ से उठा के इसको यहाँ पर भेज दो, तो इसका जो है वो अपने पास टोटोमर ये वाला बनेगा। अब देखो ध्यान से, इसका इनॉल बन रहा है कैसा, एंटी एरोमेटिक। और हमें पता है कि यार एंटी एरोमेटिक तो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, और बहुत कम स्टेबल होते हैं, न के बराबर बनेगा अप्रोक्सीमेटली 0% इनॉल, ऑलमोस्ट जीरो, बनता ही नहीं है, न के बराबर बनता है, क्योंकि हमें पता है कि यार ये जो है वो स्टेबल ही नहीं होता है। तो ये होता है भैया परसेंटेज इनॉल कंटेंट। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आई होगी अच्छे से। अब देखना जरा कि भाई एक जनरल ऑर्डर लिख लेते हैं इन सब से, कि आपको तो कंपेयर करवाएगा ना कि यार कहाँ पर परसेंटेज इनॉल ज़्यादा है, कहाँ परसेंटेज इनॉल कम है। तो एक जनरल ऑर्डर लिखेंगे हम स्टेबिलिटी के लिए, और उसी को जनरल ऑर्डर को ही आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ताकि जो है वो आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, है ना। कि भाई हर बार हम ये तो नहीं याद कर सकते ना कि कितना परसेंट इनॉल कहाँ पर होगा। तो एक जनरल ऑर्डर है इनॉल कंटेंट का, बस उसको फॉलो कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आपको तो आंसर से मतलब है ना। तो जनरल ऑर्डर देखो जरा, देखो जी ऐसा है, जनरल ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट। ठीक है, कि भैया ये है अपने पास कि सबसे ज्यादा इनॉल जो है ना, सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट या सबसे ज्यादा इनॉल परसेंटेज ये होगा एरोमेटिक में। एरोमेटिक इनॉल जहां पर भी बनेगा एरोमेटिक इनॉल, वहां इनॉल परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा होगा। फिर हमारे पास आएंगे भैया बीटा कीटो या बीटा डाई कीटो कंपाउंड्स, बीटा डाई कीटो कंपाउंड्स है ना, या इसको जो है वो हम अल्फा बीटा डाई कीटो कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं। यानी अल्फा और बीटा नहीं, अल्फा बीटा तो नहीं बोल सकते, अल्फा पर नहीं होगा, अल्फा से जुड़ा होगा, तो बीटा डाई कीटोन्स कंपाउंड इनको बोलेंगे विथ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल भी साथ में लिख देते हैं, एरोमेटिक इनॉल जैसे फिनॉल है ना, एरोमेटिक इनॉल है। बीटा डाई कीटो कंपाउंड्स विथ एरोमेटिक रिंग का मतलब हो गया जैसे ये वाला कंपाउंड हो गया। ठीक है, कि इसका जो इनॉल होगा ना ये इस तरीके का, देखो जरा कि ये हो गया अल्फा, ये बीटा, तो बीटा डाई कीटो कंपाउंड, इस तरह के जो कंपाउंड होंगे ना, इसका जो इनॉल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर जो वो हमने देखा था कि इनॉल परसेंटेज जो ऑलमोस्ट 99.9% 100% के आसपास, यहाँ पर जो ऑलमोस्ट 97-96% के आसपास इनॉल होता है। फिर इसके बाद में अपने पास बीटा डाई कीटो कंपाउंड्स विदाउट एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो जैसे ये वाला कंपाउंड हो गया CH3 CO CH2 CO और ये CH3, ये अल्फा ये बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इनॉल परसेंटेज कितना, 76%। फिर इसके बाद में हमारे पास आएगा बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, जैसे ये वाला कंपाउंड है अपने पास CH3 O CO और ये CH2 CO
और ये CH3, ठीक है। ये वाला अल्फा, ये बीटा, और ये क्या है, ये एस्टर है, तो ये है बीटा कीटो एस्टर। यहाँ पर जो इसका इनोल हमने देखा था कि और कम स्टेबल है, 7% के आसपास इनोल है। फिर हमारे पास इसके बाद में आएगा इसके आगे, है ना, कि बीटा डाई एस्टर, यहाँ पर इनोल और भी कम हो जाता है, जैसे ये वाला हो गया CH3OCO, और ये CH2CO, और ये OCH3। यहाँ इनोल जो है वो 1-2% के आसपास ही रहता है, तो इनोल कंटेंट और कम हो जाता है, ठीक है। ये एक जनरल ऑर्डर है। और लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में एंटी एरोमेटिक वाला तो 0 ही होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये वाला जो है वो कितना, ऑलमोस्ट 0 जो है वो % इनोल कंटेंट होता है। अच्छा, एस्टर, केवल एस्टर में भी तो अल्फा हाइड्रोजन होता है, जैसे CH3COOCH3, है ना, ये एस्टर है। तो एस्टर में भी तो अल्फा हाइड्रोजन है कि यार इसका इनोल अगर हम बनाना चाहें CH2, ये OH और ये CH3, ये इसका इनोल बन सकता है क्या? भैया ये इसका इनोल नहीं बन सकता, ये इसमें टोटोमेरिज्म नहीं होगी। आप कहोगे सर अल्फा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म, इसमें नहीं होगी। क्या कारण है कि भैया अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर के कारण जो है वो अपने पास टोटोमेरिज्म होती है, कि अगर अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर का है तो टोटोमेरिज्म होगी। यहां जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक तो है, लेकिन भैया इतना सफिशिएंट उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं है कि ये टोटोमेराइज हो जाए, है ना। तो इससे जो है वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। सफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा, कॉन्जुगेटेड जो है ना CO केवल जो नेगेटिव के साथ कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, इधर OCH3 के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, उतना ज्यादा स्टेबल इसका कॉन्जुगेटेड नहीं बनता है। इसलिए एस्टर का जो अल्फा हाइड्रोजन है ना वो इतना एसिडिक नहीं होता है कि टोटोमेरिज्म उसमें हो जाए। क्लियर है बात? तो ये था भैया अपने पास टॉपिक परसेंटेज इनॉल कंटेंट का। अक्सर इस टॉपिक में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सर कहाँ पर परसेंटेज कम होगा, कहाँ परसेंटेज ज़्यादा होगा। अगर आप इनॉल की स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको इनॉल की स्टेबिलिटी के बारे में पता है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन या रेजोनेंस या फिर जो किलेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सब से इनॉल की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट में मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट नहीं आएगा। समझे बात को? तो भैया ये है, एक लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, है ना, और वो है टोटोमेरिज्म एंड ड्यूटेरियम एक्सचेंज। टोटोमेरिज्म एंड ड्यूटेरियम एक्सचेंज, ठीक है। अब यार ये टॉपिक क्या है, देखो कि हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें टोटोमेरिज्म होती है, ठीक है, कोई भी ऐसा कंपाउंड हो, तो वो क्या करेगा, जैसे एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। हमारे पास CH3CO और ये H है। अगर इस कंपाउंड को आपने D2O OD- में आपने इसको रखा, तो इसके जितने भी ऐसे हाइड्रोजन जो कि रेजोनेंस में या ऐसे जितने भी हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जो टोटोमराइज हो सकते हैं, जो टोटोमराइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे ये अल्फा है तो इसमें 3-3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो टोटोमराइज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो सारे के सारे एक एक करके ड्यूटेरियम से क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना, D3C और ये COH, ये ऐसा हो जाएगा। अब आगे इसमें जो टोटोमेरिज्म हो सकती है, हम यहाँ तक की बात करेंगे। अब अगर मान लो इसमें आगे जो है ना टोटोमेरिज्म होती है, तो इसका ये वाला जो वो इनॉल फॉर्म बन जाएगा कि यहाँ से D हटाओ। अब हाइड्रोजन का काम कौन करेगा? ड्यूटेरियम करेगा। यहाँ से D हटाओ, यहाँ पर भेज दो, है ना, और डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो। तो इसको बोलते हैं हम टोटोमेरिज्म हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अब ये कैसे होता है, तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ कि इन प्रेजेंस ऑफ D2O OD- all alpha hydrogen of compound which can participate in tautomerism will be replaced by deuterium 1 by 1, ठीक है। ये पॉइंट है कि ऐसे जितने भी हाइड्रोजन है जो कि टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो एक एक करके जो क्या होंगे भैया जी, 1 by 1 करके जो है वो हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। इसका रीजन ये है ना, बिकॉज बॉन्ड
बॉन्ड स्ट्रेंथ। भैया कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो एक वीक बॉन्ड ब्रेक होके एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, तो इसलिए ऐसा होता है। मैकेनिज्म क्या है इसकी, ये रिएक्शन कैसे चलती है, तो देखना जरा कि भाई बहुत ही आसान सा काम है। CH2H और CO और ये H, ये वाला हाइड्रोजन क्या है, ये एसिडिक है और हाइड्रोजन एसिडिक है। यहां पर आपने क्या डाल रखा है, OD-। OD- क्या है, बेस, तो ये हमारे पास बेस है, तो बेस आया एसिडिक हाइड्रोजन को ले गया, पीछे हमारे पास क्या बना, CH2COH बना। ठीक है, अब आगे भैया हो सकता है कि इस कंपाउंड में आगे जो है वो टोटोमराइज होगी, ये इनोलेट आयन बना ले, लेकिन इनोलेट आयन जो है वो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा ना कि D2O हमारे पास है, तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये भी तो बेस है, तो ये D+ पर अटैक करेगा और यहां से OD- वापस से क्या हो गया बाहर, तो DCH2COH। अब वापस से ये रिएक्शन होगी और 2 बार और होगी। अब हाइड्रोजन है, अब अगले स्टेप में D+ रिलीज हो सकता है कि भाई वापस से देखो जरा कि वापस से यहां पर OD आया, OD- आया, अब वापस से यहां पर हाइड्रोजन पर ही अटैक होगा। अब हाइड्रोजन पर अटैक हुआ तो यहां से हाइड्रोजन ही हटेगा, ये कंडीशन आएगी COH। अब OD ने D पर अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड स्ट्रांग है, मजबूत है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक होगा ही नहीं, और ब्रेक नहीं होगा तो जो है वो अब एक एक करके पहले जितने भी हाइड्रोजन है ना वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ड्यूटेरियम से एक्सचेंज होंगे, ये वापस से जो D2O पर रिएक्शन होगी, वापस से जो यहाँ से D+ जो है OD- क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ऐसे करके ये रिएक्शन जो है वो 2 बार और चलेगी, ये D और ये H, ये COH, और ये जो है 1 टाइम मोर, एक बार और होगी रिएक्शन और फाइनली बन जाएगा CD3COH। फाइनली ये कंपाउंड जो है वो अपने पास बन जाएगा। ध्यान दो जरा कि ये कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है अपने पास, है ना, ये कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है, तो जहां जहां ये नेगेटिव चार्ज आएगा वहां वहां पर वास्तव में जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां से क्वेश्चन अगर पूछता है तो क्वेश्चन कैसे आता है, देखो क्वेश्चन जो है वो यहां से ऐसा आएगा, प्रोडक्ट पूछ लिया, जैसे मान लो आपको, है ना, कि प्रोडक्ट, ठीक है, जैसे ये है, पहला आपको ये दे दिया CH3CO और ये CH3, यहां लिख के दे दिया D2O OD-। ठीक है, दूसरा आपको मान लो ये दे दिया, यहां लिख के दे दिया D2O OD-, एक आपको ये दे दिया, यहां लिख के दे दिया D2O और ये OD-। ठीक है, फिर देखो जरा एक आपको जैसे ये वाला दे दिया 4 तेज, ठीक है, यहां लिख के दे दिया D2O OD-। ठीक है, एक और ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है, या इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं, यहां लिख के दे दिया D2O और ये OD-। ठीक है, अब देखो कि क्या प्रोडक्ट बनेंगे, इस सब में हमें तो क्या करना है, प्रोडक्ट चेक करना है। तो यूं समझो कि यहां पर ये 6 अल्फा हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि एक तरीके से टोटोमराइज हो सकते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, CD3CO और ये CD3, सारे एक एक करके जो ड्यूटेरियम से क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। यहां पर चेक करते हैं तो ये अल्फा, टोटल 4 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो कि टोटोमराइज हो सकते हैं, तो ये हमारे पास कंडीशन आएगी। यहां पर देखो ये अल्फा है और ये अल्फा है, लेकिन ये ब्रिज हेड है, और ब्रिज हेड का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो हमें पता है टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो यहां पर कंडीशन ऐसी आएगी कि CO, ऊपर वाला अल्फा जो है वो ड्यूटेरियम से एक्सचेंज नहीं होगा, केवल नीचे वाले अल्फा हाइड्रोजन ही ड्यूटेरियम से एक्सचेंज होंगे। यहां पर देखो कि ये अल्फा है, ये ब्रिज हेड है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, लेकिन ये तो 0 ब्रिज हेड है, यहां ब्रेड रूल नहीं लगता है, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यहां प्रोडक्ट जो बनेगा ना वो ये वाला बनेगा कि ये D, यहाँ ड्यूटेरियम, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ ड्यूटेरियम और यहाँ पर भी ड्यूटेरियम। ये वाला एग्जांपल देखना, यहाँ जो है वो डबल बॉन्ड है अपने पास। ठीक है, तो अब देखो कि इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तो सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन sp3 है, स्पेस टोटोमेरिज्म, यहाँ नेगेटिव आएगा, तो एक तो ये वाले सारे हाइड्रोजन जो है वो हट सकते हैं। ठीक है,
तो सारे के सारे हाइड्रोजन हट गए। फिर यहाँ नेगेटिव आएगा तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज और ये H और ये डबल बॉन्ड O। नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पर भी आ रहा है और जब तक हाइड्रोजन है तब तक आएगा, तो यहाँ वाले हाइड्रोजन भी जो है वो हट सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि इसमें जब ये इसमें मिलाओगे D2O मिलाओगे तो कंडीशन ऐसी आएगी COH, यहाँ एक हाइड्रोजन है ये ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएगा और ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है ना वो ड्यूटेरियम से क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक है। और भी है वैसे टॉटोमेरिज्म में जो है वो, और रिएक्शंस वगैरह जो है उनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन भैया यहाँ तक मोर देन सफिशिएंट है ना, जेई हो चाहे नीट हो, इससे आगे जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ आपका जीओसी पूरी तरह से कंप्लीट है। टॉटोमेरिज्म ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट था, ये भी हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं क्लास आपके समझ में आई होगी। बाकी आप जो है वो इस पर खूब प्रैक्टिस करें, ठीक है। यहाँ से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।